हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज अनामिका सिंह। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हाजिर हो चुके होंगे इस प्यारी सी सेशन, इस प्यारी सी वीडियो में, जहां मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ हमारा चैप्टर चल रहा है क्लास 10th का, नियंत्रण एवं समन्वय। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है जंतुओं में हार्मोन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आप सभी ने, जंतुओं में हार्मोन आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्लांट्स में हार्मोन के बारे में डिस्कस किया था और तरह तरह की उनमें गति के बारे में भी जाना था। किसी ने अगर वो वाला सेशन नहीं देखा है तो भाई वो भी ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको प्लांट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। और इसे स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी को कुछ इन्फॉर्मेशन, जानकारी देना चाहती हूँ हमारे इस प्यारे से चैनल के बारे में। बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा। यदि आप क्लास 6 से लेकर 12th में किसी भी क्लास में हैं, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप अपने सब्जेक्ट के क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। किसी भी क्लास को देखने के लिए आपको कोई कोर्स भाई बिल्कुल भी परचेस नहीं करना होगा, और बेटा ना ही किसी तरह की कोई पेमेंट करनी होगी आपको, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम 5 स्टेट बोर्ड कवर कराते हैं, जैसे हम यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, ये सारी ही चीज़ें कवर कराते हैं। और हमारे चैनल पर बेटा जितनी भी चीज़ें आपको मिलती हैं, आपकी चैप्टर का कोई भी सेक्शन, वो सब आपको अरेंज फॉर्मेट में ही हम प्रोवाइड कराते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी चीज़ें हम आपको चैनल पर दे रहे हैं, जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं ना कि मैम आप हमें जो चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे आप हमारे ये सेशंस ले रहे हैं और कई सारी क्लासेस आप हमारी ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुके हैं। इन सब के हमें नोट्स कहाँ से मिलेंगे? बेटा इन सब के नोट्स की लिंक आपको नीचे मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ई नोट्स और ई बुक दोनों ही चीज़ें डाउनलोड कर सकते हो। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं अब हम और स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और यस, कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी रहते हैं, उनका ऐसा मानना है कि मैम हमें इंग्लिश में पढ़ाइए। बेटा इसके लिए हमारा एक इंग्लिश मीडियम चैनल अलग से, अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं और आप केजी से लेकर क्लास 12 तक की किसी भी क्लास में हैं, वहाँ पर आपको हमारे इंग्लिश में सारे सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाएंगी। तो चलिए इसी अच्छी सी बात से स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, और जंतुओं में हार्मोन्स हम डिस्कस करेंगे। हार्मोन एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये जंतुओं में भी इसका श्रावण होता है ना? जंतुओं में तो होता ही है, सॉरी, प्लांट्स में भी इसका श्रावण होता है, और हमारे शरीर से भी ये क्या होती है, स्रावित होता है। लेकिन एक सोचने वाली बात है कि हमारे शरीर के किन किन भागों से हार्मोन स्रावित होता है, सेक्रीट होता है, और मैम इन हार्मोन्स का नाम और काम क्या होता है? क्या ये हमारी वृद्धि से संबंधित है, हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, उपापचय क्रियाओं से रिलेटेड है? तो आप अगर ये जानना चाहते हैं जंतुओं में हार्मोन्स के बारे में कि मैम हमारे बॉडी में कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, है ना, और वो शरीर के किन ग्रंथियों से निकलते हैं, तो चलिए उस पर ही मैं चर्चा कर लेती हूँ। तो चलिए उसको ही पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, समझा देती हूँ। बात कुछ इस तरह से है कि इसके लिए मुझे एक ब्लैंक स्लाइड की आवश्यकता होगी, ताकि मैं आपके कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर कर सकूं। हार्मोन्स एक नाम आया है, तो हम पहले हार्मोन्स वाली ग्रंथियों को ही जानेंगे। और हार्मोन्स वाली ग्रंथियां कौन सी होती हैं बेटा? वो होती हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। कौन सी ग्रंथियां होती हैं बेटा? वो होती हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। समझे कि नहीं समझे? अंतःस्रावी ग्रंथि की अगर मैं बात करूं बेटा, इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे हम इंग्लिश में एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम इंग्लिश में एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। अब बात आती है कि भैया ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, ये जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, ये स्रावित कहाँ से होती है? पहली बात तो इससे किस चीज का श्रावण होता है, पहले तो हम ये जानेंगे कि इससे किस चीज का सेक्रेशन होता है, यानी कि श्रावण होता है। इससे स्रावित होते हैं क्या बेटा? हार्मोन्स। क्या निकलते हैं इससे? हार्मोन्स। हार्मोन्स को हम हिंदी में भी यहाँ पर हार्मोन्स ही लिखेंगे। क्लियर? चलिए, तो ये चीज हमने जान ली। अब नेक्स्ट आते हैं क्या कि भैया ये जो हार्मोन्स है मैम, ठीक है, हमें पता चल गया है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं, इनसे हार्मोन्स निकलते हैं। फिर मैम ये हार्मोन्स किस जगह पर जाकर मिल जाते हैं?
हमारे शरीर के किन हिस्सों में जाकर मिलते हैं? तो मैं आपको क्या कहूँगी बेटा कि ये जो हार्मोन्स निकलते हैं ना, ये जाकर मिल जाते हैं किस में? सीधा रुधिर में। किस में जाकर मिलते हैं? सो बेटा ये सीधा रुधिर में जाकर मिलते हैं, ये डायरेक्टली इन ब्लड। क्या कहा मैंने आप सभी से? ये सीधे जाकर रुधिर में मिलते हैं, डायरेक्टली इन ब्लड। क्लियर? कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या? मुझे है एक समस्या, क्योंकि मेरे पास जगह कम है, तो मैं काम करती हूँ, इस पूरे को उठा के यहाँ पर शिफ्ट कर देती हूँ, है ना, ताकि मैं आपको यहाँ हार्मोन्स एक्सप्लेन कर सकूँ, ताकि मेरे पास क्या हो, थोड़ी सी बेटा जगह हो। ठीक है, तो चलो भाई, हमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स में एक चीज़ तो कंफर्म होगी कि इससे हार्मोन्स स्रावित होते हैं और ये हार्मोन्स हमारे ब्लड में जाकर सिंपली मिल जाते हैं। अब बात आती है कि मैम ये हार्मोन्स हैं कौन कौन से जो हमारे शरीर के अलग अलग सेक्शन से स्रावित हो रहे हैं। देखो, बॉडी में हर एक चीज़ का काम करना क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है। चाहे वो हमारे हाथ का काम करना हो, चाहे हमारी गर्दन का काम करना हो, पैरों का काम करना हो, हमारे ब्रेन का काम करना हो, हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स का काम करना हो, ये सब अगर अच्छे से काम करेंगे तो हमारा शरीर भी अच्छे से चलेगा। ऑब्वियसली आपको भी ये चीज़ पता है कि हमारे बॉडी का कोई एक सेक्शन भी अगर कभी ठीक से काम नहीं करता है ना, तो हम बीमार हो जाते हैं। जैसे एक बात बताओ, सर्दी खांसी बुखार ये तो बहुत नॉर्मल है, लेकिन हम कई बार इसमें भी कितना परेशान हो जाते हैं। और अब अगर मान लो किसी को शरीर के अंगों से ही संबंधित कोई बीमारी हो जाए, चाहे वो उसे पीलिया हो जाए, चाहे उसे टाइफाइड हो जाए, चाहे उसे घेंगा रोग हो जाए, बीमारियां तो बहुत सारी हैं, तो उसे कितना ज़्यादा सफ़र करना पड़ता होगा। तो इससे ये समझ में आया है कि हमारे शरीर का हर एक अंग सही तरीके से काम करना चाहिए, क्योंकि नहीं करेगा तो फिर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, ऑब्वियसली हम बीमार रहेंगे। क्लियर? तो अब बात आती है कि मैम ये हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, तो चलिए मैं आपको नेमिंग बताती हूँ इन हार्मोन्स की। सो बेटा, एक हमारे ब्रेन में होता है, मस्तिष्क में होता है, जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। हिंदी में ये कौन सी ग्रंथि कहलाती है? सो ये पीयूष ग्रंथि कहलाती है। कौन सी ग्रंथि कहलाती है बेटा? सो ये पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि कहलाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं इसी के साथ, और कौन कौन सी ग्रंथि होती है बेटा? हमारे ब्रेन में ही एक हाइपोथैलेमस ग्लैंड भी होती है। क्या कहा है? हमारे ब्रेन में ही एक हाइपोथैलेमस ग्लैंड, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि भैया हाइपोथैलेमस ग्रंथि भी होती है। क्लियर? सो हमने क्या देखा? पिट्यूटरी ग्लैंड पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्लैंड हाइपोथैलेमस ग्रंथि, और कौन कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो हमारे गले में पाई जाती है थायराइड ग्लैंड बेटा, जिसे हम क्या बोलते हैं? अवटु ग्रंथि बोलते हैं। क्लियर? तो इसे कौन सी ग्रंथि बोलते हैं? सो बेटा ये अवटु ग्रंथि होती है। एक होती है अवटु के ठीक पीछे बेटा, जिसे हम परावटु ग्रंथि बोलते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड बोलते हैं। समझे? परावटु यानी पैराथायराइड ग्लैंड ये होती है। साथ ही साथ और क्या होती है बेटा? चेस्ट में पाई जाती है एक थाइमस ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होती है? सो चेस्ट में एक थाइमस ग्लैंड जो है वो पाई जाती है। और हमारी दोनों किडनीज के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड होती है, जिसे हम अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं। एंड लास्ट आते हैं भैया जनन ग्रंथि के बारे में। सो यस, गोनेड ग्लैंड भी होती है बेटा, जनन ग्रंथियां भी होती हैं। ओके, सो यहाँ पर मैंने आपको कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स के क्या बताए हैं बेटा? नाम बताए हैं। इसे जल्दी से याद करो फटाफट से, है ना। इसे आपको क्या करना है? तो अच्छे से आपको इसे अपने भेजे में बैठाना है और कुछ नहीं, ताकि कभी भी आपके सामने ये नाम आए तो आपको पता चल सके कि आप क्या पढ़ रहे हो। ओके, चलो देखो मैम ने आपके लिए कितने सुंदर तरीके से इसे बनाकर पढ़ाया है कि नहीं है? अच्छा, एक चीज और, जैसे अंतःस्रावी ग्रंथि होती है ना, वैसे ही, मतलब सेम तो नहीं, लेकिन हाँ इसी तरह से एक बहिर्स्रावी ग्रंथि भी होती है, जिसे हम एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। और ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है ना बेटा, इनसे क्या निकलते हैं? सो इनसे निकलते हैं एंजाइम्स। क्या निकलते हैं? एंजाइम्स, जो सीधे जाकर मिलते हैं डक्ट यानी नलिका। इसे भी मैं आपको अभी अलग से बता रही हूँ। पहले जल्दी से इस वाले सेक्शन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी मैं आपको बॉडी में, जैसे मैंने ओरली आपको वर्बली आपको बताया है ना कि इन सब की लोकेशन क्या है,
बस 10-15 मिनट और रुक जाओ, 10 मिनट रुक जाओ, फिर मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से इन सबकी लोकेशन बताऊंगी। ओके, चलिए अब मैं थोड़ा सा स्पेस लेना चाहती हूँ भाई, मुझे क्या चाहिए, स्पेस। अंतःस्रावी ग्रंथि हमने यहाँ पर लिखा एंडोक्राइन ग्लैंड। अब मैं यहाँ पर एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि बेटा क्या, बहिर्स्रावी ग्रंथि के बारे में बताने जा रही हूँ। किसके बारे में, बहिर्स्रावी ग्रंथि के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसे हम क्या बोलते हैं, सो जिसे हम एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। क्या कहा है कि जिसे हम क्या बोलते हैं भाई, सो जिसे हम एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये जो बहिर्स्रावी ग्रंथि है, मैम इससे किस चीज का स्रावण होता है, सो बेटा इससे स्रावित होते हैं एंजाइम्स। क्या स्रावित होते हैं इससे, सो इससे स्रावित होते हैं एंजाइम्स। और ये जो एंजाइम्स है ना बेटा, मैम ये एंजाइम्स जाकर कहाँ मिल जाते हैं, अरे सो ये जो एंजाइम्स है ना, ये डक्ट में जाकर मिल जाते हैं, यानी कि बेटा ये नलिका में जाकर मिल जाते हैं। समझे कि नहीं। और मैं आपको बताऊं कि ये जो बहिर्स्रावी ग्रंथि है ये कई तरह की होती है, जैसे स्वेद ग्रंथि होती है, जैसे तेलीय ग्रंथि होती है, मेबोमियन ग्लैंड होती है, अश्रु ग्रंथि होती है, जैसे हमारे सलाइवा में पाई जाती है लार ग्रंथि होती है, जठर ग्रंथि होती है। ये सारी की सारी कौन सी ग्रंथियां होती हैं, सो ये बहिर्स्रावी ग्रंथियां एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं बेटा। ठीक है, चलो मैं नेमिंग बताऊं आपको इन सभी की, 1 बाय 1 करके बताती हूँ इन सब की नेमिंग, इसे भी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि जैसे एक क्या होती है बेटा, सो एक होती है स्वेट ग्लैंड, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, सो बेटा हिंदी में हम इसे स्वेद ग्रंथि बोलते हैं। समझे कि नहीं समझे। उसी तरह से जैसे स्वेद ग्लैंड है तो और भी ग्लैंड होती है, जैसे अश्रु ग्रंथि भी होती है बेटा। कौन सी ग्रंथि, सो जैसे अश्रु ग्रंथि भी होती है, तेलीय ग्रंथि भी होती है। समझे, कौन सी ग्रंथि, तेलीय ग्रंथि भी होती है। नेक्स्ट आती है उसके बाद जठर ग्रंथि भी होती है, और हमने क्या देखा भाई, लार ग्रंथि भी होती है। कौन सी ग्रंथि, तो स्वेद ग्रंथि यानी स्वेट ग्लैंड हो जाएगा, लैक्रीमल ग्लैंड हो जाएगा, ये हमारी तेलीय ग्रंथि हो जाएगी, गैस्ट्रिक ग्लैंड हो जाएगी, और सलाइवरी ग्लैंड। ये कुछ ग्लैंड्स के नेम मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। ओके, तो ध्यान रखना कि अगर ऐसा बाय चांस कभी नाम आ गया, मान लो आ गया, तो एटलीस्ट आप बता तो सको कि हाँ भाई मैम ने तो मुझे पढ़ाया था, मैम ने हम सभी बच्चों को बताया था कि ऐसा ऐसा कुछ तो होता है, कुछ तो नहीं बहुत कुछ होता है। अच्छा, इसी के साथ एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बेटा एक मिक्स्ड ग्लैंड भी होती है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ बेटा कि मिक्स्ड ग्लैंड यानी कि मिश्रित ग्रंथि भी होती है। क्या कहा मैंने आप सभी से कि मिक्स्ड ग्लैंड यानी कि बेटा मिश्रित ग्रंथि भी होती है। और वो मिक्स्ड ग्लैंड कौन सी होती है, सो ध्यान से सुनिएगा, जो पैंक्रियाज होना यानी कि जो बेटा अग्नाशय है ना, ये क्या होती है, मिक्स्ड ग्लैंड यानी कि मिश्रित ग्रंथि होती है। क्लियर, मिक्स्ड ग्लैंड यानी कि मिश्रित ग्रंथि होती है, जिससे क्या निकलते हैं बेटा, सो जिससे हार्मोन्स भी निकलते हैं, और क्या निकलते हैं बेटा, सो जिससे एंजाइम्स भी निकलते हैं। समझे कि नहीं समझे, जिससे हार्मोन्स एंड एंजाइम ये दोनों ही चीजें निकलती हैं। दैट्स व्हाई इसे मिक्स्ड ग्लैंड की कैटेगरी में रखा जाता है। हालांकि आपके बुक में आपको इस लेवल तक का नहीं पढ़ना है, बट फिर भी नेमिंग आ जाए और आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, दैट्स व्हाई मैंने आपको ये दोनों की कहानी भी यहाँ पर बता दी। ठीक है, तो नाम इनके ध्यान रख लेना, इनके भी ध्यान रख लेना। ये तो थोड़ा सा हमें अभी पढ़ना पड़ेगा मिक्स्ड ग्लैंड को, क्योंकि ये आपके सिलेबस में इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट डन 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 डन। अब बढ़ते हैं हम कहाँ पर बेटा, आगे की तरफ। ठीक है, अब बात आती है कि मैम जंतुओं में हार्मोन्स, अब मैं आपको इसे समझाती हूँ। सो बेटा बात कुछ इस प्रकार से है, बात कुछ इस तरह से है, जंतुओं में हार्मोन स्रावित करने वाली नलिका विहीन ग्रंथियों को ही हम अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। कई बार ये चीज आएगी आपके सामने कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं,
ये कैसी होती हैं, ये डक्टलेस होती हैं, यानी कि कैसी होती हैं बेटा, नलिका विहीन होती हैं। हमने क्या देखा था कि भैया इससे निकल रहे थे हार्मोन्स और ये सीधा जाकर मिल रहे थे किसमें, रुधिर में। तो हमें पता चला कि ये कैसी है भैया, फिर नलिका विहीन है, क्योंकि ये केवल नलिका में नहीं पाई जाती बल्कि ये कैसी होती हैं, नलिका विहीन होती हैं। इंग्लिश में जिसे हम क्या बोलेंगे बेटा, डक्टलेस बोलेंगे। ठीक है, पहली कहानी डन। नेक्स्ट आते हैं, ये अपना स्राव या हार्मोन सीधे रुधिर में स्रावित करती हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि इनसे जो हार्मोन्स निकलते हैं वो डायरेक्टली जाकर ब्लड में मिल जाते हैं और उससे होने वाली जो क्रिया है फिर वो हमारे शरीर के सभी अंगों के लिए होती है ना। जैसे मैं आपको एक छोटू सा एग्जांपल देती हूँ बेटा, एक बात बताओ, एक हार्मोन होता है जिसे हम जीएच हार्मोन बोलते हैं, ये ग्रोथ हार्मोन होता है। हिंदी में क्या कहलाता है बेटा ये, सो हिंदी में हम इसे वृद्धि हार्मोन बोलते हैं। कौन सा हार्मोन बोलते हैं, सो बेटा हिंदी में हम इसे वृद्धि हार्मोन बोलते हैं। आपको पता है कि वृद्धि हार्मोन क्या काम करता है, ऑब्वियसली हमारे शरीर की वृद्धि से संबंधित है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, ऐसा कभी कोई व्यक्ति देखा है कि जिसका वो व्यक्ति केवल हाथ से ही लंबा रह गया हो केवल, और शरीर के सारे हिस्से उसके छोटे रह गए हो, या ऐसा कोई व्यक्ति जिसका केवल पैर ही लंबा रह गया, ऊपर का हिस्सा पूरा नॉर्मल ही रह गया या बहुत छोटा, तो ये चीज नहीं पाई जाती है। हम सबके सब, अगर हम एक नॉर्मल या सामान्य व्यक्ति की बात करते हैं तो हम सारे के सारे हेल्थ और हाइट के अकॉर्डिंग देखें, सामान्य व्यक्ति की जो हाइट होनी चाहिए, तो वैसे जैसे मेरी हाइट कैसी है, जो एक सामान्य व्यक्ति की होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग की हाइट ना जरूरत से ज्यादा लंबी होती है और कुछ लोग बहुत छोटे बौने हो जाते हैं। सो ये बौनापन होना या किसी व्यक्ति का जरूरत से ज्यादा लंबा हो जाना, जहां पर वो व्यक्ति भाई गेट से भी अंदर ना आ सके, इतनी ज्यादा उसकी हाइट हो गई कि वो नॉर्मली गेट से भी अंदर नहीं आ सकेगा, तो वो रीजन क्या होता है, जीएच हार्मोन होता है। अब ये हार्मोन कहाँ से निकला, हमारे ब्रेन में भी कहाँ से, पीयूष ग्रंथि से। पीयूष ग्रंथि ने उस हार्मोन्स को निकालने का काम किया और सीधे जाकर उसे ब्लड में मिला दिया जीएच हार्मोन। तो वो ब्लड में जाकर हमारे शरीर के सभी भागों में पहुंचा, तो उसकी अधिकता भी सभी अंगों के संबंधित होगी और उसकी कमी भी सभी अंगों से या हर एक सेक्शन में उससे रिलेटेड होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जीएच हार्मोन केवल इतने तक ही फैला तो ये या तो बहुत बड़ा हो गया या तो छोटा हो गया। अब बड़े और छोटे की कहानी अभी हम और जानेंगे, पर इतना समझ में आया, जल्दी बोलो इतना समझ में आया। भाई वीडियो को लाइक नहीं किया है सो पहले ही लाइक कर देना, वीडियो को शेयर नहीं किया है तो पहले ही शेयर कर देना। सो जंतुओं में हार्मोन स्रावित करने वाली नलिका विहीन ग्रंथियों को हम अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। ये अपना स्राव हार्मोन सीधे रुधिर में स्रावित करती हैं और रुधिर के द्वारा ही ये हार्मोन अपनी लक्ष्य कोशिकाओं तक पहुंचते हैं। किस तक पहुंचते हैं, यही रुधिर के द्वारा ही ये जो हार्मोन्स होते हैं ना, ये अपनी लक्ष्य कोशिकाओं तक पहुंचते हैं। विभिन्न ग्रंथियों से स्रावित होने वाले विभिन्न जंतु हार्मोन्स का रासायनिक स्वभाव कैसा होता है, भिन्न भिन्न होता है। इस सेंटेंस को समझते हैं कि जितनी भी ग्रंथियां होती हैं, है ना, विभिन्न ग्रंथियां, जितनी भी ग्रंथियां हैं, इनसे सेक्रेट ये स्रावित होने वाले जितने भी जंतु हार्मोन या एनिमल हार्मोन्स होंगे ना, उन सबका केमिकल नेचर जो होता है वो सबका अलग अलग होता है। ऑब्वियसली हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन निकलेगा उसका केमिकल नेचर अलग होगा, हमारे गले में जो थायराइड ग्लैंड है उससे जो हार्मोन निकलेगा वो किसी अलग काम के लिए होगा। तभी तो कह रहे हैं कि विभिन्न ग्रंथियों से स्रावित होने वाले विभिन्न जंतु हार्मोन्स का रासायनिक स्वभाव भी कैसा होता है, अलग अलग भिन्न भिन्न होता है। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फटाफट से प्रॉपर एक एक लाइन नोट डाउन करनी है आपको। ठीक है, चलिए वैसे तो मैंने आपको ये अपनी लैंग्वेज में अभी पूरा लिख कर बताया। अब बात आती है, ये है हमारा एक्टिविटी 6.3, जहां पर बोल रहे हैं कि भाई ये चित्र को देखिए। सिंपली आपकी बुक में भी ये चीज बताइए, एक्टिविटी 6.3 जिसमें बोल रहे हैं कि इस डायग्राम को देखिए। तो ये है हमारे सामने एक डायग्राम 6.3 का। अब चित्र में दर्शाई गई अंतःस्रावी ग्रंथियों की इसमें पहचान करने को बोल रहे हैं। मतलब ये जो इमेज आपको अभी दिखाई है इसके अकॉर्डिंग जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ना बेटा, उसकी आपको यहाँ पर क्या करनी है, पहचान। इनमें से कुछ ग्रंथियों को पुस्तक में वर्णित किया गया है। पुस्तकालय में पुस्तकों की सहायता से एवं अध्यापकों के साथ चर्चा करके सारणी 6.1 में
सूचीबद्ध अन्य ग्रंथियों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। अब यहाँ पर बात चल रही है कि सारणी 6.1 की, तो बेटा ध्यान से सुनो। पहले तो हमारे सामने क्रियाकलाप 6.3 जो आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसके बारे में तो आपको मैं समझाऊंगी, पर क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कुछ ग्रंथियों को पुस्तक में वर्णित किया गया है, कुछ ग्लैंड्स ऐसी हैं जिसके बारे में आपको आपकी बुक में जानकारी मिलेगी, है ना। तो पहले तो हमें सभी एंडोक्राइन ग्लैंड की भी पहचान करने को बोला है, वो मैं आपको करवा दूंगी और मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद कर लोगे। पुस्तकालय में पुस्तकों की सहायता से एवं अध्यापकों के साथ आपको चर्चा करनी है, अपने टीचर्स के साथ, और सारणी 6.1 में सूचीबद्ध अन्य ग्रंथियों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो मैं आपको बताती हूँ कि वो सारणी जो बात चल रही है वो इसकी चल रही है, सबसे लास्ट में एक एक्टिविटी है ना, उसमें एक सारणी है, उसके ठीक बाद सबसे लास्ट में 6.1 की जो सारणी है, इसके अकॉर्डिंग हमें इसका काम बताना है, जो हम बिल्कुल जब लास्ट में पहुंचेंगे तो हम उसे देख लेंगे, ठीक है। तो अभी पहले इसकी तरफ आते हैं कि जो हमें इसमें करने को कहा जा रहा है। बेटा बात कुछ ऐसी है, ये जो देख पा रहे हैं सारी ऑलमोस्ट ग्लैंड आपको दोनों सेम दिख रही होंगी, लेकिन एक ग्रंथि ऐसी है जो पुरुष में अलग होगी, मादा में अलग, मतलब मेल फीमेल में ऑब्वियसली अलग होगी। तो आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पहचान के पहले मैं आपको जितनी ग्लैंड्स अभी इसमें दिख रही है सबकी लोकेशन बता देती हूँ, और लड़का और लड़की मैं आपको पहले तो बता देती हूँ कि कौन सी ग्लैंड केवल लड़के में ही मिलेगी और कौन सी जो है वो केवल लड़की में ही मिलेगी, ठीक है। तैयार हो कि नहीं हो, नींद वींद तो नहीं आ रही तुमको? तो बेटा देखो ध्यान से, सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, यानी कि पीयूष ग्रंथि के बारे में, है ना। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि जो आपको दिखाई दे रही है, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड ही होती है, ठीक है ना। तो भैया स्टार कर दिया, क्योंकि ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, उसे हम जो है अंतःस्रावी ग्रंथि बोलेंगे। पीयूष ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है? ऑब्वियसली हमारे ब्रेन, हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। नेक्स्ट आते हैं उसके बाद फिर यहाँ पर हमारे मस्तिष्क में ही एक और ग्लैंड पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? जिसे हम हाइपोथैलेमस बोलते हैं। हाइपोथैलेमस ग्लैंड भी कहाँ पाई जाती है? हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। हमारे मस्तिष्क में ही आपको यहाँ पर, जिसे थर्ड आई के नाम से भी जाना जाता है, एक और ग्लैंड होती है जिसे हम पीनियल ग्लैंड कहते हैं। ये मैंने वहां नहीं लिखी है, पर फिर भी ध्यान रखना, चाहे वो हाइपोथैलेमस ग्लैंड हो, चाहे बेटा वो पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि हो, या फिर वो पीनियल ग्लैंड हो, ये तीनों ही अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं। अब सेम यही तीनों चीज आपको एक फीमेल में भी देखने को मिलेगी। भैया फीमेल में भी हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, और कौन सी ग्लैंड है बेटा? पिट्यूटरी ग्लैंड है। समझे कि नहीं? कौन सी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि। अब थोड़ा सा और इधर हिस्से में आओ। क्या कहा था मैंने आपको? भैया गले में दो ग्लैंड मिलेगी, एक तो अवटू और एक परअवटू। इंग्लिश में बोले तो बेटा एक हो जाएगी यहाँ पर थायराइड ग्लैंड, और एक आपको क्या मिल जाएगी बेटा यहाँ पर? पैराथायराइड ग्लैंड। समझ रहे हो? अवटू ग्रंथि, और अवटू के ठीक पीछे क्या मिल जाएगी बेटा आपको? परअवटू ग्रंथि मिल जाएगी। अब बात आती है यहाँ चेस्ट में कौन सी ग्लैंड पाई जाती है बेटा? यहाँ पर पाई जाती है थाइमस ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? यहाँ पर मिलेगी आपको थाइमस ग्लैंड। वही हमारे दोनों किडनीज के ऊपर कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? वहां पर पाई जाती है एड्रीनल ग्लैंड, जिसे हम अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। टोपे नुमा आकार की आपको ये दिखाई दे रही होगी। अच्छा, थोड़ा सा पीछे चलें क्या? ये तीन देखो, ऊपर की तीन तो हमें पता चल गया, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, दोनों में ही ये तीनों पाई जाती हैं। अब वही बात आती है किसके बारे में कि मैम अगर अवटू, परअवटू, थाइमस ये भी मेल फीमेल दोनों में होती है? जी हाँ, आप फीमेल में देख लो, यहाँ पर भी थायराइड है, पैराथायराइड और थाइमस सेम लोकेशन पर ये है। अब नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर भी क्या होती है बेटा? एड्रीनल ग्लैंड पाई जाती है, जो कि कहाँ पर होती है? हमारे दोनों किडनीज के ऊपर होती है। अब एक और चीज है, अग्नाशय, पैनक्रियाज भी क्या है बेटा? एक ग्लैंड होती है, लेकिन ये कौन सी ग्लैंड होती है? तो मैं आपको बता दूं कि ये एक मिक्स्ड ग्लैंड है, यानी कि बेटा एक मिश्रित ग्रंथि है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। ये एक मिक्स्ड ग्लैंड है, यानी कि ये एक मिश्रित ग्रंथि है। सेम यही चीज किसमें होगी?
फीमेल में भी होगी। तो चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों की ही अग्नाशय की बात करेंगे, ये मिक्स्ड ग्लैंड की कैटेगरी में जाता है। और वहीं पुरुषों में जिसे गोनड ग्लैंड होती हैं, जनन ग्रंथियां, ये भी एक तरह की क्या होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि ही होती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पुरुषों में जो गोनड ग्लैंड होती है उसके रूप में पुरुषों में क्या पाए जाते हैं, जनन ग्रंथि में वृषण, उसके रूप में वृषण पाए जाते हैं। और महिलाओं में आपको क्या मिलेगा, अंडाशय, और इन्हीं से क्या निकलते हैं, हार्मोन। यहाँ से मेल सेक्स हार्मोन निकलता है और वहां से फीमेल सेक्स हार्मोन निकलता है। समझे? तो हमने क्या देखा कि भैया वृषण केवल पुरुषों में पाए जाते हैं और जो अंडाशय वो केवल महिलाओं में पाया जाता है। और ये दोनों हमने क्या जाना, एक ग्रंथि के रूप में काउंट होते हैं जिनसे क्या निकलते हैं, हार्मोन निकलते हैं। और ये दोनों ही क्या हो जाएंगे बेटा, सो ये दोनों ही एक अंतःस्रावी ग्रंथि में काउंट होती हैं। समझे कि नहीं समझे? तो जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथि उन सब के बारे में बेटा मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। और आप क्या बोल रहे हैं कि इनमें से कुछ ग्रंथियों को पुस्तकों में वर्णित किया है। ठीक है भाई, पुस्तकालय में पुस्तकों की सहायता से एवं अध्यापकों के साथ चर्चा करके आप ओवरऑल जहां जहां से हेल्प ले सकते हो, लेकर आपको सबसे लास्ट में जो सारणी दी है ना, सारणी 6.1, इसमें सूचीबद्ध इस अन्य ग्रंथियों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। पहली बात तो उसमें जो सारणी बनी हुई थी, हमने देखा कि कुछ जगह पर जो है ब्लैंक स्पेस था और कुछ जगह पर ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दी थी। सो जिसके माध्यम से हम क्या करेंगे, तो जहां पर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, दी हुई होगी, उसे पढ़ लेंगे। जहां पर नहीं दी गई होगी वहां मैं आपकी हेल्प करूंगी, मैं आपको उसे पूरा फिल करके बताऊंगी। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया ना सबने, ये कहानी डन। तो चित्र में दर्शाई गई अंतःस्रावी ग्रंथियों की पहचान हम कर ली। ठीक है, मेल फीमेल दोनों। अब आते हैं भाई थोड़ा सा आगे की तरफ, है ना, जल्दी से आते हैं अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ कि कुछ मुख्य हार्मोन्स और उनके काम को देखना तो बनता है। अब देखो भाई, सबके तो नहीं पढ़ सकते, है ना, क्योंकि अभी हम क्लास 10th में हैं, तो सारे हार्मोन्स नहीं पढ़ने, बट कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है जो मुझे आपको यहाँ पर, जो मैं चाहती हूँ कि मैं आपके बिल्कुल यहाँ पर इसे स्टोर कर सकूं। ओके, सो ध्यान से सुनेंगे बेटा। मानव में स्रावित होने वाले कुछ हार्मोन एवं उनके काम निम्नलिखित हैं, जहां सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी जीएच हार्मोन के बारे में, जो कि ग्रोथ हार्मोन होता है या फिर जिसे हम सोमेटोट्रोपिक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सो जिसे हम सोमेटोट्रोपिक हार्मोन के नाम से भी या सोमेटोट्रोपिन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? अब बात आती है कि मैम ये जो जीएच हार्मोन है या फिर ये जो एसटीएच हार्मोन है, इसका काम क्या होता है? अभी मैंने शॉर्ट में आपको बताया था, क्या बताया था कि ये जो हार्मोन होता है ना बेटा, जीएच हार्मोन, नाम से देखो ये वृद्धि हार्मोन है, ये हमारे शरीर में वृद्धि से संबंधित है। अब सोचो कि अभी जैसे मेरी हाइट तो अच्छी हाइट है, ठीक है ना, एक फीमेल के लिए अच्छी हाइट कहलाती है, इससे भी अच्छी अच्छी हाइट भी होती है, लेकिन कुछ लड़के या लड़कियां बिल्कुल छोटे रह जाते हैं, एज बढ़ती जाती है लेकिन हाइट नहीं बढ़ती है, और कुछ लड़का या लड़की जिनकी हाइट लगातार बढ़ती ही जाती है, मतलब वो इतने लंबे होते हैं कि हमारे एक जो नॉर्मल गेट होता है उससे भी सिंपली एंट्री नहीं कर सकते, उन्हें काफी झुकना पड़ेगा उससे गुजरने के लिए। तो मैम ये कारण क्या है इसके पीछे? सो बेटा इसके पीछे कारण होता है जीएच हार्मोन, जिसे हम ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में ये जीएच हार्मोन ज्यादा मात्रा में सेक्रेट होगा तो उसमें उसकी अधिकता से वो लंबा हो जाएगा, कम मात्रा में होगा तो वो व्यक्ति बौना ही रह जाएगा। समझे कि नहीं? देखो अब एक काम करते हैं, इसकी थोड़ी सी थ्योरी जानते हैं। जैसे ये हार्मोन अग्र पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। सिंपली ध्यान रखना कि जो सोमेटोट्रोपिन हार्मोन होता है, जिसे हम सोमेटोट्रोपिक भी बोलते हैं, ये हार्मोन बेटा हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना, कौन सा? पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि हमारी जो पीयूष ग्रंथि होती है ना, जिसे हम और किस नाम से जानते हैं? सो जिसे हम जानते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पर मैं ना क्या लिखने वाली हूँ, सो इसे मैं लिखूंगी, पीयूष ग्रंथि ऑलरेडी लिखा है, इसे मैं लिखूंगी बेटा यहाँ पर मास्टर ग्लैंड,
यानी कि मास्टर ग्रंथि, यही लिखना था मुझको, है ना। तो सुनो, होता क्या है कि पीयूष ग्रंथि से ही ये हार्मोन निकलता है। पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। मास्टर ग्रंथि हम इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी से निकलने वाले दूसरे जितने भी हार्मोन्स होते हैं उन सभी को ये कंट्रोल या नियंत्रित करने का काम करता है ना। दैट्स वाई हम इसे क्या बोलते हैं, सभी के लिए मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। सो ये हार्मोन अग्र पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है तथा प्रोटीन का बना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी चीज कि भैया ये किसका बना होता है। सो बेटा ध्यान रखना कि ये प्रोटीन का बना होता है। इस हार्मोन का मेन लक्ष्य क्या होता है? सो मेन टारगेट होता है अस्थियां। हमने क्या देखा, इस हार्मोन का मुख्य लक्ष्य अस्थियां होती हैं, यानी कि बोन्स होती हैं। ये शारीरिक वृद्धि का नियमन करता है। शारीरिक वृद्धि मतलब समझ रहे हो ना, फिजिकल ग्रोथ की बात चल रही है, उसके नियमन का काम करता है। अतः यह शरीर की वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण प्रेरक होता है, जो हमारे शरीर की वृद्धि से संबंधित एक्चुअली में है ही। अब हमारे शरीर की वृद्धि की अगर बात आती है, हमारा जो शरीर ग्रो करता है, सो मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि कुछ व्यक्ति, एक होती है सामान्य हाइट, है ना, राइट अमाउंट ऑफ जीएच। अगर किसी व्यक्ति में जीएच हार्मोन जो है वो जिस मात्रा में निकलना चाहिए, सही मात्रा में निकलना चाहिए, और अगर वो वैसा निकलता है तो व्यक्ति की हाइट कैसी होती है? सामान्य। लेकिन वहीं अगर बात आती है कि किसी व्यक्ति के शरीर से जीएच हार्मोन टू लिटिल, यानी कि भाई काफी कम मात्रा में स्रावित होता है, तो उस व्यक्ति की हाइट आप देख सकते हो एक सामान्य व्यक्ति की हाइट से आपको कैसी दिखाई दे रही है? कम दिखाई दे रही है। एक सामान्य व्यक्ति की हाइट से बेटा आपको ये कैसी दिखाई दे रही है? कम दिखाई दे रही है। और वहीं पर अगर ये जीएच हार्मोन ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहा है ना, जो पिट्यूटरी ग्लैंड कैसी होती है बेटा? मटर के दाने के आकार की। कैसी होती है? मटर के दाने के आकार की होती है। अगर ये टू मच, बहुत ज्यादा मात्रा में निकलता है, तो व्यक्ति एक सामान्य हाइट जो होनी चाहिए उससे काफी ज्यादा क्या होता है? लंबा हो जाता है। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि इसकी हेल्प से आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। पीयूष ग्रंथि की लोकेशन हमारी ब्रेन होती है। पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में इस जगह पर पाई जाती है, मटर के दाने के आकार की होती है। ये इतनी छोटी सी होती है, और हमने देखा कि यहाँ पर से ही जीएच हार्मोन निकलता है, जिसे हम सोमेटोट्रोपिन या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। कम मात्रा में निकलेगा तो बौनापन होगा, इसे हम क्या बोलेंगे बेटा? सो ये क्या कहलाएगा? बौनापन कहलाएगा। क्लियर? और इसे हम क्या बोलेंगे? सो ये कहलाएगा क्या? भीमकायत्व। क्या कहलाएगा? सो ये कहलाएगा भीमकायत्व या फिर भीमकायता के नाम से हम इसे जानेंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो ये हार्मोन्स अग्र पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि जो कि मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानी जाती है, ये प्रोटीन का बना हुआ होता है, ध्यान रखना। और इस हार्मोन का मुख्य लक्ष्य बोन्स यानी हमारी अस्थियां होती हैं। ये शारीरिक वृद्धि का नियमन करता है, और अतः ये शरीर की वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण प्रेरक भी होता है। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो ये भी कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब ध्यान से सुनो और थोड़ा सा इसके बारे में हम जानते हैं। भैया ये शरीर की सभी कोशिकाओं में, हमारे बॉडी के बेटा जहां जितनी भी सेल्स होती है ना, उनमें डीएनए, आरएनए एवं प्रोटीन्स के संश्लेषण तथा हड्डियों एवं पेशियों की वृद्धि और मरम्मत का प्रेरक होता है। तो हमने क्या जाना कि एक्चुअली में ये क्या काम कर रहा है, तो हमें पता चला कि हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं में जो डीएनए पाया जाता है यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और बेटा जो आरएनए होता है यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन्स के संश्लेषण, प्रोटीन को सिंथेसिस करना यानी उसका संश्लेषण करना, और हमारी जो बोन्स है, हमारे जो मसल्स है, उनकी वृद्धि और मरम्मत का ये प्रेरक होता है। ये हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा उपापचय का नियमन करने का भी काम करता है। किसका नियमन कर रहा है? रेगुलेशन कर रहा है। सो हमारे बॉडी में ये हार्मोन क्या करता है हमारे बॉडी में? जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, है ना, जो हमें क्या देते हैं बेटा? एनर्जी देते हैं, यानी कि ऊर्जा देते हैं। प्रोटीन्स जो हमारे बॉडी की ग्रोथ से रिलेटेड है। फैट ये भी हमें एनर्जी देते हैं, लेकिन कौन सी एनर्जी देते हैं? डबल एनर्जी देते हैं।
यानी कि ये हमारे शरीर में दोहरी ऊर्जा प्रदान करती हैं। तो हमने जान लिया कि यह हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा उपापचय का नियमन करता है। नेक्स्ट आते हैं अब हम इस प्रकार, यह एक उपापचयी हार्मोन यानी कि एनाबॉलिक हार्मोन का काम करता है। ये वृद्धि हार्मोन के अलावा पीयूष ग्रंथि से अब क्या बोल रहे हैं कि चलो ये तो कहानी हो गई, लेकिन ग्रोथ हार्मोन ही केवल पीयूष ग्रंथि से नहीं निकलता है। पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन, जीएच हार्मोन के अलावा दूसरे और भी कई सारे हार्मोन होते हैं। जैसे वृद्धि हार्मोन के अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड से अन्य हार्मोन जैसे प्रोलैक्टिन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, ल्यूटिनाइजिन हार्मोन हो गया, या फिर एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन हो गया, ये सारे हार्मोन भी इसी से ही स्रावित होते हैं। किससे स्रावित होते हैं? तो ये सब भी हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से ही स्रावित होते हैं। ओके, चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आ गया। ये इमेज अभी आपको एक्सप्लेन की थी। नेक्स्ट आते हैं अब हम थायरॉक्सिन की तरफ। थायरॉक्सिन की अगर हम बात करें तो ये हमारी थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला एक हार्मोन होता है। जैसे जीएच हार्मोन कहाँ से निकला था? हमारे ब्रेन में भी कहाँ पर? पिट्यूटरी ग्लैंड्स। एक और हार्मोन आपको जनरली देखने को मिलेगा जिसे हम थायरॉक्सिन हार्मोन के नाम से जानते हैं। कहाँ से निकलता है भैया? थायराइड ग्लैंड से निकलता है। मैम ये थायराइड ग्लैंड कहाँ पाई जाती हैं? सो बेटा ये हमारे गले में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? सो ये हमारे गले में पाई जाती हैं। ठीक है, सो ये हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है या थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, जो कि मुख्यतः आयोडीन का एक उत्पाद होता है। ये हार्मोन शरीर की उपापचय, क्या बोल रहे हैं कि ये एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे शरीर की उपापचय या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का नियमन और उसको क्या करता है? नियंत्रण करने का बेटा काम करता है। तो हमें ये समझ में आया कि हमारे बॉडी में होने वाली जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है उसको कंट्रोल करना, उसको रेगुलेट करने में हेल्प कौन करता है? हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन करता है। इसके प्रमुख कार्य आधारीय उपापचय दर, जो कि बीएमआर के नाम से जानी जाती है, इसको कंट्रोल करना होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है, और इसी के साथ साथ जो ग्लूकोज या आपको एनसीईआरटी में ऐसा मिलता है, तो इसके उपयोग द्वारा उसके उपयोग और जो हमारी हार्ट बीट होती है, हृदय स्पंदन की जो दर होती है, हार्ट बीट की जो रेट होती है, उसको बढ़ाना होता है। और अगर इसकी कमी होती है सो भैया सुनो, इसकी कमी से हृदय की गति कैसी हो जाती है? स्लो। हमारी जो हार्ट रेट है ना वो कैसी हो जाती है? स्लो हो जाती है। हमारी बॉडी कैसी हो जाती है? सुस्त सी हो जाती है, हम बहुत कमज़ोर सा, वीक सा फील करते हैं। और हमारा जो ब्रेन है ना बेटा वो थोड़ा सा वीक पड़ जाता है, यानी कि दुर्बल हो जाता है, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ठीक है, सो हमने जाना थायरॉक्सिन हार्मोन के बारे में, जो कि कहाँ से निकलता है? हमारी थायराइड ग्लैंड से निकलता है। थायराइड ग्लैंड जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? अवटो ग्रंथि बोलते हैं। अवटो ग्रंथि से ये निकलता है। क्लियर? जो कि मुख्यतः आयोडीन का उत्पाद होता है, और ये हार्मोन शरीर की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करना, उसको रेगुलेट करने का काम करता है। अगर इसकी कमी होती है हमारे शरीर में तो भाई हमारी जो हृदय की गति है, हमारा जो हार्ट जो है उसकी गति स्लो हो जाएगी, और हमारी बॉडी कैसी हो जाएगी? सुस्त सी हो जाएगी, और हमारा जो मस्तिष्क है वो दुर्बल यानी कि वीक या कमज़ोर सा पड़ जाएगा। ओके, ये इसकी इमेज यहाँ पर बताई गई है। नेक्स्ट आते हैं अब हम कुछ सेक्स हार्मोन के बारे में जानने के लिए, जिसे हम हिंदी में लैंगिक हार्मोन बोलते हैं। सो दो तरीके के हार्मोन आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा। कभी भी अगर हम जैसे जनन ग्रंथि पढ़ते हैं, गोनड ग्लैंड पढ़ते हैं, या हम अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़ते हैं, सो कुछ लैंगिक हार्मोन में ये दोनों हार्मोन आपको ध्यान रखने होंगे। एक होता है क्या? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और एक कौन सा हार्मोन होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन। भाई मेल सेक्स हार्मोन अलग होता है, फीमेल सेक्स हार्मोन अलग होता है। तो सुनो, पुरुषों में वृषण की अंतराली या लीडिंग कोशिकाओं की अगर मैं बात करूं, लीडिंग सेल्स के नाम से जो कि जानी जाती हैं, ये नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, या फिर जिसे हम क्या बोल सकते हैं? जिसे हम एंडोस्टेरोन बोल सकते हैं, ये हार्मोन का स्रावण करता है। अब सिंपली ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको अभी एक इमेज दिखाई थी जहां मैंने आपको बताया था
कि भैया जो पुरुष होते हैं उनमें क्या पाए जाते हैं, टेस्टिस पाए जाते हैं, हिंदी में जिसे हम वृषण बोलते हैं, और महिलाओं में ओवरी यानी कि अंडाशय पाया जाता है। फिर हमने देखा कि भैया जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो एक्चुअली में इसी से ही क्या होता है, स्रावित होता है। ठीक है, पुरुषों में वृषण की अंतराली या फिर उसके जो लीडिंग सेल्स होती है ना, उन पर लीडिंग सेल्स या लीडिंग कोशिकाएं नर हार्मोन, जो नर हार्मोन होता है या मेल हार्मोन होता है जिसका नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन, या फिर हम जिसे एंडोस्टेरोन बोलते हैं, इसका ये क्या करते हैं, स्रावन करते हैं। ये हार्मोन नर में जनन क्षमता को बढ़ाने के अतिरिक्त शुक्राणुओं की परिपक्वता तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। शुक्राणु की बात करें तो चंगू मंगू ध्यान से सुनिएगा, इसे हिंदी में हम स्पर्म बोलते हैं, है ना। और याद करिए, अभी तो आप क्लास 10th में पहुंच चुके हैं, जब आप क्लास 9th में रहे होंगे और आपने मेरे सेशंस अटेंड किए होंगे तो आपको ध्यान होगा कि मैम ने बताया था कि भैया ये हमारे बॉडी की स्मॉलेस्ट सेल होती है। क्लियर, ये क्या होती है, स्मॉलेस्ट सेल होती है। हिंदी वालों, आपको क्या पढ़ाया था मैंने कि ये सब हमारे शरीर की क्या होती है बेटा, सबसे छोटी कोशिका होती है। कौन सी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका ये होती है। क्लियर, हमारे बॉडी की स्मॉलेस्ट सेल ये होती है। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखना, मैंने हमारे बोला है तो ये मेल फीमेल दोनों में नहीं पाई जाती है। याद कीजिए कि हमने पढ़ा था क्लास 9th में कि ये जो स्पर्म होता है, जो सबसे छोटी कोशिका है, एक्चुअली में ये किस में पाई जाती है, सो ये केवल पुरुषों में पाई जाती है बेटा, मेल्स में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, पुरुषों में, मेल्स में पाई जाती है। और वहीं अगर मैं बात करती हूँ फीमेल्स को लेकर, है ना, फीमेल्स को लेकर अगर मैं बात करती हूँ या फिर मैं महिलाओं के बारे में बात करूं, सो उनमें पाया जाता है क्या, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, है ना, सबसे बड़ी कोशिका, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, तो वो हम बोलते हैं महिलाओं में मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है, जिसे हम ओवम यानी कि अंडाणु बोलते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं भाई, ओवम यानी कि अंडाणु बोलते हैं। ओके, चलिए, तो याद आ गया, ऐसा कुछ हमने कभी पढ़ा हुआ है ना। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषों से निकलने वाला एक सेक्स हार्मोन होता है, जो पुरुषों में वृषण टेस्टिस होते हैं उससे ये निकलता है, स्रावित होता है। और इसका मेन काम क्या होता है, सो पुरुषों में जनन क्षमता को बढ़ाना, इसी के साथ साथ जो शुक्राणु होते हैं, जो स्पर्म होते हैं, उनकी मैच्योरिटी या परिपक्वता तथा जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं, इनका विकास करना होता है। सेकेंड आते हैं अब हम एस्ट्रोजन हार्मोन। भैया टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हो गया या एंड्रोस्टेरोन हार्मोन हो गया, ये पुरुषों से निकलने वाला हार्मोन है। लेकिन जो एस्ट्रोजन होता है ना, ये किससे निकलने वाला हार्मोन होता है, मादा से। ठीक है, ये नारीत्व विकास हार्मोन भी कहलाता है, जो अंडाशय की ग्राफियन पुट्टिकाओं की कोशिकाओं से स्रावित होता है। कहाँ से, तो जो महिलाएं होती हैं, जो नारियां होती हैं, है ना, उनके अंडाशय की जो ग्राफियन पुट्टिकाएं होती हैं, उनसे ये क्या होता है, स्रावित होता है, उनके सेल से ये स्रावित होता है। और स्त्रियों के प्राथमिक एवं द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करने का ये काम करता है। ठीक है, तो चलिए भाई, दैट्स इट। ये हमें बस मेनली आप इसमें और क्या याद रख सकते हो, चीजें तो याद रखनी है, लेकिन ये ध्यान रखना कि इनके हॉर्मोन्स कौन कौन से। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी। नाउ नेक्स्ट आते हैं इंसुलिन को पढ़ने के लिए। भैया इंसुलिन एक थोड़ा सा, आपने जनरली सुना होगा कि किसी किसी को शुगर की बीमारी हो जाती है, जिसे हम मधुमेह रोग बोलते हैं, तो उनको इंसुलिन के इंजेक्शंस तक लगाए जाते हैं। सो एक्चुअली में इंसुलिन क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सो अग्नाशय ग्रंथि, मैम ये अग्नाशय ग्रंथि यहाँ पर क्यों आई, क्योंकि भैया मैम ने जस्ट अभी आपको पढ़ाया था ना बेटा कि हमारे बॉडी में एक मिश्रित ग्रंथि पाई जाती है, जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं बेटा, मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। मिक्स्ड ग्लैंड को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, मिश्रित ग्रंथि बोलेंगे। और इस मिश्रित ग्रंथि से क्या निकलते हैं, तो भैया कौन सी है, मतलब वो मिश्रित ग्रंथि, सो बेटा वो है अग्नाशय। अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि क्यों है, क्योंकि मैम ने आपको भी बताया कि भैया ये एक्सो एंडो दोनों है, यानी अंतः और बहिर दोनों है। क्यों, क्योंकि भाई इससे हॉर्मोन्स भी निकलते हैं,
क्योंकि इससे हॉर्मोन्स भी निकलते हैं और बेटा इससे एंजाइम्स भी निकलते हैं। समझे, इससे हॉर्मोन्स भी निकलते हैं और इससे एंजाइम्स भी निकलते हैं। ठीक है, हमने क्या देखा कि भैया इससे एक इंसुलिन नाम का हार्मोन, अग्नाशय ग्रंथि की जो बीटा कोशिकाएं होती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि इनमें भी कौन सी कोशिका बेटा, बीटा कोशिका, इनके द्वारा स्रावित ये हार्मोन जो होता है ये ऊतकों यानी कि जो टिश्यूज होते हैं बेटा, है ना, ऊतकों यानी टिश्यू, विशेषकर पेशियों में जो मसल्स होती हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट्स के उपयोग पर नियंत्रण करना, शर्करा का नियमन तथा यकृत कोशिकाओं में ग्लाइकोजेनेसिस को प्रेरित करने का ये काम करता है। शर्करा से वसा संश्लेषण को भी ये क्या करता है, प्रेरित करने का काम करता है। तो हमने जाना इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो कहाँ से निकलता है, हमारी मिक्स्ड ग्लैंड से, यानी कि हमारी अग्नाशयी ग्रंथि से निकलने वाला एक हार्मोन होता है, जिसका क्या काम होता है, जो हमारे टिश्यूज हो गए और इसके अलावा मेनली हमारी जो मसल्स हो गए उसमें कार्बोहाइड्रेट्स के उपयोग करना, उसके यूज पर नियंत्रण करना, और शर्करा का नियमन, और यकृत कोशिकाओं में जो हमारी लिवर सेल होती है बेटा वहां पर ग्लाइकोजेनेसिस को प्रेरित करने का ये काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं आगे एड्रेनलिन हार्मोन की तरफ। अगला हार्मोन हमारा क्या है, एड्रेनलिन हार्मोन। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये हमारी एड्रीनल ग्लैंड से स्रावित होता है, यानी कि बेटा ये हमारी अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है। कौन सी ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि से ये क्या होता है, स्रावित होता है। क्लियर, चलिए ये अधिवृक्क ग्रंथि के मध्यांश भाग से स्रावित होता है ना, बोल सकते हैं कि हमारे अधिवृक्क ग्रंथि के मध्यांश भाग से स्रावित होता है तथा ग्लाइकोजेनोलाइसिस व वसा के विघटन को ये प्रेरित करने का काम करता है, और रुधिर दाब में वृद्धि करना, यानी कि जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है उसको इंक्रीज करना, उसमें वृद्धि करना, श्वसन दर तथा आधारीय उपचय दर को बढ़ाना, श्वसन सुगम बनाना ताकि व्यक्ति आसानी से सांस ले सके, त्वचा में रोंगटे खड़े करना। कई बार ऐसा होता है कि हमारे स्किन में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, भाई XYZ किसी रीज़न से भी हो सकते हैं, हम कई बार बहुत डर जाते हैं तब ऐसा हो जाता है, कई बार हम बहुत खुश है फिर हम बोलते हैं ना अरे ये सुन के तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, है ना। तो कई सारी चीज़ों में हमें देखने को मिलता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में ही मिलता है ना। रुधिर में पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाना, हमारे ब्लड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना उसकी मात्रा को बढ़ाने का भी ये काम करता है। पसीना बढ़ाना, ये इसके मेन काम होते हैं। ये संकट की स्थिति में शरीर को उग्र प्रतिक्रिया के लिए तैयार करता है, इसीलिए बेटा हम इसे संकटकालीन या आपातकालीन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, जो कि F3 के नाम से भी जाना जाता है। और F3 हार्मोन फ्राइट, फ्लाइट और फाइट हार्मोन के नाम से जाना जाता है, यानी कि ये जो एड्रेनलिन हार्मोन है ये हमारा F3 हार्मोन, ये हमारा इमरजेंसी हार्मोन, इसे हम संकटकालीन भी बोलेंगे, आपातकालीन भी बोलेंगे, F3 भी बोल सकते हैं, जो कि फ्राइट, फ्लाइट और फाइट हार्मोन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि संकट की स्थिति में ये निकलने वाला एक हार्मोन होता है। कंडीशंस ये पूरी आपके सामने है कि इन कंडीशन में ये स्रावित होता है। कहाँ से स्रावित हो रहा है, मतलब इसकी लोकेशन क्या है, ऑब्वियसली हमारी दोनों किडनीज के ऊपर होती है। कहाँ होती है इसकी लोकेशन, तो ये है क्या, हमारी दोनों प्यारी सी सुंदर सी किडनियाँ, और इन्हीं के ऊपर जो है ये टोपे नुमा आकार का कुछ जो है हमारी एड्रेनल ग्लैंड जो है ये पाई जाती है। ठीक है, यही हमारी क्या है बेटा, अधिवृक्क ग्रंथि है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी ले लिया स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट आते हैं अब हम हार्मोनल विकार की तरफ। देखो भाई एक्चुअली में क्या होता है, हार्मोनल विकार, ये जिसे हम हार्मोनल डिसऑर्डर्स भी बोलते हैं, हार्मोन्स के कारण भी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं क्या, जी हाँ हो सकती हैं। पहली बात तो हमारे बॉडी में इतनी सारी ग्लैंड्स है और इन सभी ग्लैंड से कितने सारे हार्मोन्स स्रावित हो रहे हैं।
अब ये हार्मोन ज़रूरी थोड़ी नहीं कि सही मात्रा में ही स्रावित हो। कई बार, जैसे अभी तो आप क्लास 10th में हो, काफ़ी छोटे हो, जैसे जैसे बड़े होगे तो कई बार आपको हार्मोनल डिसऑर्डर भी हो सकता है, जहाँ पर कुछ हार्मोन हमारे या तो बढ़ जाते हैं या तो घट जाते हैं। कई बार ये प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिलती है ना। लेकिन कुछ मेन हम हार्मोनल डिसऑर्डर को डिस्कस करते हैं, जहाँ हार्मोन के कारण होने वाली बीमारियाँ हमें पता चलेंगी। हमारे शरीर में सभी हार्मोन एक निश्चित मात्रा में स्रावित किए जाते हैं, बिल्कुल सही किया कहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ हार्मोन बिल्कुल, जैसे मैंने बोला ना, हार्मोन ब्लड में जाकर मिल जाते हैं, तो ये मत सोचना कि सीधे ब्लड में जाकर मिल गए और जो है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में भी मिल सकते हैं या बहुत कम मात्रा, नहीं। इनका जो सभी के बारे में बात करें, सभी समान मात्रा में ही स्रावित होते हैं। तो हमारे शरीर में सभी हार्मोन एक निश्चित मात्रा में स्रावित किए जाते हैं, इनकी एक निश्चित मात्रा है, तभी तो हमारा प्रॉपर शरीर सही से काम करता है। जहां इनकी मात्रा बहुत बढ़ेगी या फिर घटेगी तो हमारे अंदर दिक्कत आना स्टार्ट कर जाएगी। हमारे शरीर में सभी हार्मोन एक निश्चित मात्रा में स्रावित किए जाते हैं। इनके स्रावण में कमी, जिसे हम हाइपोसेक्रेशन बोलते हैं, या फिर बेटा अधिकता, जिसे हम हाइपर सेक्रेशन बोलते हैं, इससे शारीरिक वृद्धि एवं विकास प्रभावित होता है डेफिनेटली, जिससे अनेक विकार उत्पन्न हो जाते हैं और इन विकारों को ही हम हार्मोनल विकारी और हार्मोनल डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। अगर बात आती है इन हार्मोन के स्रावण में, अगर मान लीजिए हमारे बॉडी में कमी होती है तो इसे हम क्या बोलेंगे, हाइपोसेक्रेशन। और अगर इनकी मात्रा में अधिकता होती है तो हम इसे क्या बोलेंगे, हाइपर सेक्रेशन। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले तो बौनापन या मिजेट्स को लेकर। तो आप देख पा रहे होंगे ये एक व्यक्ति आपके सामने है ना। मैं चीकू नाम नहीं दूंगी इनको, आप सिंपली इन्हें देखिए और आपको क्या समझ में आ रहा है। ये कोई छोटे बच्चे तो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, आपको देखकर ये समझ में आ रहा है कि जो हाइट है वो एक छोटे बच्चे की ही है, लेकिन जो उम्र है ये तो काफ़ी बड़ी दिख रही है। फेस काफ़ी ऐसा लग रहा है कि किसी मैच्योर व्यक्ति का है, किसी एडल्ट का है, किसी ऐसे व्यक्ति का है जो बड़ा हो चुका है। तो बट मैम हाइट तो बहुत कम है। सो रीज़न क्या है इसके पीछे, जीएच हार्मोन का, एसटीएच हार्मोन का कम मात्रा में स्रावित होना, रिलीज होना। बाल्यावस्था या किशोरावस्था, जो कि 13 से लेकर 20 वर्ष की अवस्था की बात करें, इसमें सोमेटोट्रोपिक हार्मोन एसटीएच या वृद्धि हार्मोन जीएच की कमी के कारण ही ये डिसऑर्डर या ये रोग होता है, जिसे हम मिजेट्स के नाम से भी जानते हैं। और हिंदी में ये क्या कहलाता है, बौनापन कहलाता है। जैसे कुछ लोगों की हाइट कम हो जाती है, जैसे मान लीजिए मेरी हाइट इतनी है, कुछ मेरे बिल्कुल कान तक आ रहे हैं या शोल्डर तक, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बौनापन की कैटेगरी में। बौनापन आप देख सकते हैं कि इतना छोटा वो व्यक्ति रह जाता है, बहुत छोटा। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति मानसिक रूप से पूर्ण विकसित होते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों को ये भी लगता है, जैसे कई सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है कि भाई जो बौनापन होता है वो केवल फिजिकली ही होता है, मेंटली नहीं होता है। आप ये नहीं बोल सकते कि यार जो वो व्यक्ति है ना जिसको बौनापन की समस्या है वो दिमागी तौर पर भी ऐसा है। नहीं, वो दिमागी तौर पर तो जैसा होना चाहिए वैसा ही होगा, बस उसकी हाइट नहीं बढ़ पाई, क्योंकि जीएच हार्मोन का उसके शरीर में बहुत कम मात्रा में स्रावण हुआ। ऐसे व्यक्ति बेटा मेंटली अगर मैं बात करूं तो ये फुल्ली डेवलप्ड होते हैं, किंतु लंबाई में वृद्धि शीघ्र ही इनके रुक जाने से ये बौने रह जाते हैं, तथा अधिकतर ये नपुंसक या फिर बांझ की स्थिति होती है। पुरुषों में नपुंसक और महिलाओं में बांझपन की स्थिति फिर देखने को मिलती है ना। नाउ अब महाकायता के बारे में हम बात करते हैं, जहां आप देख पा रहे होंगे कि ये जो दो लड़कियां खड़ी हैं और ये भैया जी खड़े हैं। अब हमने देखा कि भाई इन दोनों लड़कियों को अगर हम देखें और भैया जी को देखें तो इनकी हाइट में तो बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिल गया हमको। बाल्यावस्था या किशोरावस्था में सोमेटोट्रोपिक हार्मोन एसटीएच या फिर वृद्धि हार्मोन जीएच हार्मोन के अति स्रावण से शरीर की कोशिकाओं में अमीनो अम्ल ज़्यादा मात्रा में पहुंचते हैं। हड्डियों के सिरों एवं अधिप्रवर्धी उपास्थियां जो होती हैं इनमें काफ़ी समय तक अस्थियों में नहीं बदल पाती हैं, अतः पैरों एवं भुजाओं की हड्डियां फिर बहुत लंबी हो जाती हैं, जिसके फलस्वरूप ऐसे मनुष्य की लंबाई ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, महाकायता या भी कायदा के नाम से भी जानते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं। एक सिंपल ग्वाइटर को पढ़ने के लिए हिंदी में ये सामान्य घेंगा नाम की बीमारी कहलाती है। इस इमेज को ध्यान से देखिए, इसे देख के आपको क्या समझ में आ रहा है।
क्या आपने कभी गोइटर नाम की बीमारी का नाम सुना है, हिंदी में जिसे हम घेंगा रोग बोलते हैं? ये घेंगा रोग एक्चुअली में होता क्यों है, तो सुनो। ये रोग भोजन या पेयजल में आयोडीन की कमी के कारण होता है। कुछ लोगों को बिल्कुल भी नमक खाना पसंद नहीं होता है, या कुछ लोग पीने की बात करें, खाने की बात करें, उसमें आयोडीन बिल्कुल नहीं लेते, बहुत कम लेते हैं। बेटा अगर आप ये कर रहे हो इस उम्र में तो अभी भूल जाओ ये करना, बैलेंस्ड खाओ ना। आयोडीन बहुत ज़्यादा मात्रा में भी मत लो, मतलब नमक बहुत ज़्यादा मात्रा में भी मत लो और बहुत कम मात्रा में भी मत लो। आयोडीन को बैलेंस्ड रखो अपने लाइफ में। हम भी नमक खाते हैं, ऐसा थोड़ी ना नमक ही, कुछ लोग तो बहुत नमक खाते हैं भाई, हड्डियाँ गलना स्टार्ट हो जाएंगी, समझ रहे हो? तो बहुत नमक अच्छा नहीं है और बहुत कम नमक भी अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रोग हमने जो भोजन किया, जो हमने पेयजल पिया, इसमें पेयजल पिया कह रहे हैं, पेयजल मतलब पीने योग्य जल ही होता है, तो इसमें आयोडीन की कमी के कारण ही बेसिकली ये होता है कि अगर बॉडी में आयोडीन की कमी होगी तो यहाँ पर हमें घेंगा रोग हो जाएगा। थायरॉक्सिन की कमी को पूरा करने के लिए थायराइड ग्रंथि अधिक स्रावन करने हेतु फैलकर बढ़ जाती है, जिससे गर्दन जो है हमारी फूल जाती है। एक्चुअली में हमारी थायराइड ग्रंथि का आपने नाम सुना होगा। तो एक्चुअली में हमारा जो गला होता है ना बेटा, उसमें क्या पाए जाते हैं? बहुत सारे फॉलिकल्स पाए जाते हैं। सुनते चलेंगे प्लीज, है ना? मैं आपको ये पूरा बनाकर पढ़ाती हूँ। रुको रुको रुको, बना लूँ मैं अच्छे से, है ना? कोशिश तो मेरी यही है कि मैं अच्छे से आपको ये बनाकर बता दूँ कि हमारे गले में क्या होते हैं बेटा। यहाँ पर हमारी जो थायराइड ग्रंथि होती है, सो हमारे गले में यहाँ ढेर सारे उसमें फॉलिकल्स, हिंदी में जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, पुट्टिकाएं पाई जाती हैं। और इन पुट्टिकाओं में ही क्या पाया जाता है? आयोडीन युक्त घोल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयोडीन युक्त घोल पाया जाता है ना? अब हमने क्या देखा, ये जो फॉलिकल या पुट्टिकाएं होती हैं, इनका जो साइज होता है या आकार होता है ना बेटा, वो पुरुषों में कैसा होता है? सो पुरुषों में इनका साइज जो है वो स्मॉल होता है, छोटा होता है, किसमें? मेल में। और लार्ज यानी कि बड़ा किसमें होता है? फीमेल में। अब किसी व्यक्ति के शरीर में अगर आयोडीन की कमी होगी तो ये फॉलिकल का साइज धीरे धीरे करके इंक्रीज होने लगेगा और हमें एक बीमारी हो जाएगी जिसे हम क्या बोलेंगे? गोइटर यानी कि घेंगा रोग बोलेंगे, जहां हमारा गला कुछ इस प्रकार से बाहर निकला हुआ दिखाई देगा। एक चीज और, टॉन्सिल्स अलग चीज होती है। थायराइड नाम की जो बीमारी होती है, थायराइड तो बीमारी ही अलग होती है खैर, लेकिन हाँ थायराइड एक ग्लैंड भी है और इसी के साथ साथ इसमें जो गोइटर नाम की बीमारी होती है वो एक अलग बीमारी हुई। जैसे गोइटर और हमारा जो टॉन्सिल्स है वो अलग हुआ, हमारा जो यहाँ पर मम्स नाम की बीमारी होती है, गल्स हुआ, वो भी अलग होता है। सबको लगता है यहीं पर हो रहा है सब कुछ, सब यहीं नहीं हो रहा है, आसपास चीजें हो रही हैं। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब आते हैं हम मधुमेह या जिसे हम डायबिटीज भी कहते हैं, डायबिटीज मेलिट्स के नाम से हम इसे जानते हैं। सो इंसुलिन के अल्प स्राव से, अगर इंसुलिन का कम स्राव होता है, इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारी पैनक्रियाटिक ग्लैंड से निकलता है, यानी कि बेटा जो हमारी कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है? अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है। सो अब बात आती है कि बेटा ये जो हार्मोन होता है, ठीक है, ये जो हार्मोन होता है, देखो होता क्या है, तो बेटा इंसुलिन के अल्पस्राव से अभी हमने जाना ग्लाइकोजेनेसिस प्रभावित होता है एवं शरीर की कोशिकाएं ग्लूकोज को ग्रहण नहीं कर पाती हैं, एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं एक्चुअली इसको। सो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? ग्लूकोज ही तो हमें बॉडी में क्या देता है? एनर्जी देता है। अब जिससे रुधिर में क्या होगा? ग्लूकोज की प्रतिशत मात्रा बढ़ जाने से, परसेंट मात्रा जो है, शर्करा की परसेंट मात्रा जो है वो बढ़ जाने से डायबिटीज रोग हो जाता है। फिर से सुनेंगे कि इंसुलिन के अल्प स्राव से, अगर इंसुलिन हार्मोन, ये एक तरीके का क्या है बेटा? हार्मोन है, और अगर इसका क्या होता है? कम मात्रा में स्रावण होता है, सो इससे ग्लाइकोजेनेसिस अफेक्ट होता है और शरीर की जो सेल्स होती हैं वो ग्लूकोज को ग्रहण नहीं कर पाती हैं, जिससे रुधिर में ग्लूकोज की प्रतिशत मात्रा बढ़ जाती है और मधुमेह या डायबिटीज रोग हो जाता है। ये कोई सामान्य बीमारी नहीं है, ये एक जानलेवा बीमारी है, इससे व्यक्ति की जान भी जा सकती है, ये ऐसी बीमारी होती है।
ये एक उपापचय विकार है, बिल्कुल सही बोला है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी जिसे हम बोल सकते हैं। और इस रोग में रोगी बहुत अधिक मात्रा में यूरिन का जो है वो त्याग करता है, ज्यादा मात्रा में मूत्र का त्याग करता है तथा शरीर का भार काफी तीव्र मात्रा में घटने लगता है। व्यक्ति ना बहुत तेजी से इसमें ना ऐसा बोलते हैं कि गलने लगता है या फिर बहुत तेजी से दुबला होने लगता है। ठीक है, ये स्थिति इसमें आ जाती है। अब आते हैं हम सीधे अपनी अंतिम कहानी की तरफ। आपके चैप्टर के एंड में, बिल्कुल एंड में एक एक्टिविटी है, बाकी सब तो मैंने आपको अच्छे से करवा दिया है, लेकिन एक एक्टिविटी है वो अभी मैंने नहीं करवाई है क्योंकि ये लास्ट की है। चलो इसे हम देखते हैं। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और जिनके विशिष्ट कार्य होते हैं, बिल्कुल सही कहा है, हर एक हार्मोन का एक विशिष्ट कार्य होता है। सभी हार्मोन अपने स्पेसिफिक वर्क के लिए होते हैं। जैसे हम सब हैं, एक बात बताओ, आपके कुछ फ्रेंड्स जो हैं वो 9th में भी होंगे, 10th में भी होंगे, 11th में तो भैया दीदी लोग ही होंगे आपके। लेकिन हम अगर देखें तो सब जो जो अपनी क्लास में वो उसी के अकॉर्डिंग ही तो पढ़ाई करते हैं ना। तो वैसे ही जितने भी हार्मोन है वो किसी एक विशिष्ट काम के लिए है। जैसे आप क्लास 10th के बच्चे हो तो आपका एक पूरा काम है कि साल आपको दिल लगा के पढ़ाई करनी है और बोर्ड में एक अच्छा स्कोर करना है। और वही बात आती है 9th क्लास के बच्चे की, तो उसे अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है ताकि 10th में उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। सो वैसे ही हॉर्मोन्स, हर एक हार्मोन अपने एक विशिष्ट काम के लिए एक दूसरे का काम नहीं कर सकते, उन सबका खुद का एक विशेष काम है। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों पर दिए गए कुछ महत्वपूर्ण हार्मोन तथा उनके कार्यों के आधार पर सारणी 6.1 को पूरा करने को सिंपली हमसे कह रहे हैं। सारणी 6.1 कुछ महत्वपूर्ण हार्मोन और उनके कार्य के बारे में हम देखेंगे। तो इधर देखो, ये है हमारे सामने सारणी 6.1 जिसे हमें कंप्लीट करना है बेटा। ये अभी यहाँ पर कंप्लीट नहीं है। तो हमने क्या देखा भाई, ये है पूरा क्रमांक संख्या, यहाँ पर है हार्मोन, यहाँ पर है अंतःस्रावी ग्रंथियां और यहाँ पर है इसके कार्य। एक बात बताओ, सबसे पहले वृद्धि हार्मोन के बारे में बताया है कि ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ये पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला एक हार्मोन होता है जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं और इसका काम होता है सभी अंगों में वृद्धि प्रेरित करता है। बिल्कुल सही, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है, वृद्धि से ही रिलेटेड है बेटा, ग्रोथ से ही संबंधित है। क्लियर। सेकेंड आते हैं अब हम, अगला हार्मोन हमारा कौन सा हो जाएगा, हमें इसी का तो नाम बताना है। क्यों? क्योंकि इसके ग्रंथि का नाम हमें देकर रखा है, वो क्या है, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि। पढ़ा था क्या हमने अभी यहाँ पर, बिल्कुल पढ़ा था। शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का ये नियमन करने का क्या करती है बेटा, काम करती है। लेकिन ये थायराइड ग्रंथि से ये कौन सा हार्मोन निकल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे बेटा कि यहाँ से थायरॉक्सिन हार्मोन निकल रहा है। क्या बोला मैंने आपसे कि भैया यहाँ से थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो निकल रहा है, थायरॉक्सिन हार्मोन जो है निकल रहा है, जगह ही नहीं है यहाँ पर, यहाँ से थायरॉक्सिन हार्मोन जो है बेटा वो निकल रहा है। ठीक है, और ये शरीर की वृद्धि के लिए जो उपापचय होता है इसको रेगुलेट करने का काम करता है। थर्ड आते हैं अब हम इंसुलिन। इंसुलिन की बात करें तो ये भी एक हार्मोन होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि में बोलेंगे तो हमें अग्नाशय ही नाम देना होगा क्योंकि वो अंतः और बहिर दोनों ही ग्रंथि में आती है, तभी तो वो एक मिश्रित ग्रंथि का भाग है। तो यहाँ पर इसे फिल कर देती हूँ कि बेटा मैं ये बता सकती हूँ कि ये अग्नाशय से निकलता है और हमारे ब्लड में शर्करा का जो स्तर होता है उसे रेगुलेट करने का काम करता है, उसका नियमन करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फोर्थ, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की तरफ, जो कि पुरुषों से निकलने वाला एक लैंगिक हार्मोन होता है जो कि वृषण से निकलता है। पुरुषों में जो टेस्टिस होते हैं, जो वृषण होते हैं, उनसे ये निकलता है। लेकिन इसका काम क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, सो पुरुष लैंगिक अंगों का विकास करना इसका काम करता होता है ना। पुरुष लैंगिक अंगों का विकास, वैसे तो बहुत सारे काम होते हैं लेकिन हमने क्या देखा, पुरुष लैंगिक अंगों का विकास करना यही इसका एक काम होता है। विकास करना यही क्या होता है बेटा, इसका एक काम होता है। नाउ नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ नंबर पे। अगला हार्मोन हमें नहीं पता कौन सा है, लेकिन यहाँ पर हमें अंडाशय बताया है, तो याद करो क्या हार्मोन हो सकता है।
हाँ, जल्दी से याद करो कौन सा हार्मोन हो सकता है। इसका काम बताया है कि मादा लैंगिक अंगों का विकास व मासिक चक्र जो होता है ना, इसका नियमन करना होता है। मासिक चक्र को बहुत अच्छे से हमें आपका एक और बायोलॉजी का चैप्टर है कि जीव जनन कैसे करते हैं, तो वहां पर मैं आपको पूरी इसकी जो स्टोरी है वो अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। वहां बताऊंगी कि महिलाओं में मासिक चक्र क्यों होता है, किस लिए होता है और ये कितना जरूरी है होना। ठीक है, खैर अंडाशय की बात चल रही है। सो महिलाओं में अंडाशय से ही ये हार्मोन निकलता है जो कि मादा लैंगिक हार्मोन के नाम से जाना जाता है। जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था, है ना, अभी हमने जस्ट यहीं पर पढ़ा था, कहाँ गया, तो ये रहा टेस्टोस्टेरोन। हमने जाना था पुरुषों से निकलने वाला एक लैंगिक हार्मोन होता है। वहीं एस्ट्रोजन की बात करते हैं बेटा, ये महिलाओं से निकलने वाला एक लैंगिक हार्मोन होता है। जस्ट अभी हमने ये चीज जानी थी, ऑलमोस्ट अभी हम सब पढ़ चुके हैं और उसी का ही हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो वहीं अगर हम बात करते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन की, क्लियर, किसकी बात करते हैं, सो एस्ट्रोजन हार्मोन की अगर मैं बात करूं, ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है ये महिलाओं से निकलने वाला एक लैंगिक हार्मोन होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट आते हैं उसके बाद एड्रीनलिन हार्मोन, एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है भैया। इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो ये संकटकालीन या आपातकालीन हार्मोन होता है। क्या होता है, संकटकालीन एवं या आपातकालीन हार्मोन हम इसे बोलते हैं, आपातकालीन हार्मोन इसे हम बोलते हैं, है ना, आपातकालीन बेटा हार्मोन के नाम से ये जाना जाता है, जो एक्चुअली में F3 हार्मोन भी कहलाता है। मोचक हार्मोन की बात करते हैं और यहाँ पर ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि बताइए कौन सी होगी, क्योंकि काम है पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के स्राव को प्रेरित करना। सो बेटा यहाँ पर हमारी हाइपोथैलेमस ग्लैंड आ जाएगी। क्या आ जाएगी, सो यहाँ पर हाइपोथैलेमस ग्लैंड हमारी यहाँ पर आ जाएगी, हाइपोथैलेमस ग्रंथि यहाँ पर आ जाएगी। क्लियर, और अभी मैंने बताया था संकट की स्थिति में निकलने वाला ये हार्मोन होता है, भय, तनाव, स्ट्रेस, कुछ इस तरह की कंडीशन में ये निकलने वाला हार्मोन होता है। सो दैट्स इट, ये मैंने अच्छे से फिल करवा दिया, अच्छे से बता दिया है। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे से बन गया होगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो बिल्कुल कर दीजिएगा, इसे शेयर नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। और इसी के साथ ये मैग्नेट ब्रेन्स के अदर प्लेटफॉर्म से आप हमसे मैग्नेट ब्रेन्स से फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर जुड़ सकते हैं। YT पर आप हमारे सेशंस ले सकते हैं, एप्लीकेशन के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और वेबसाइट के थ्रू जुड़कर भी आप मैग्नेट ब्रेन्स से क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। इसी के साथ ई नोट्स और ई बुक की लिंक आपको नीचे मिलेगी बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये हैं हमारे हिंदी इंग्लिश मीडियम के टॉप कोर्सेज, जहाँ CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, ये सब कुछ करवाते हैं हम कवर। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब हम हमारे नेक्स्ट सेशन में इसके आगे की कहानी के साथ। एंड फाइनली हमारा ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट यहाँ फिनिश होता है। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें हम पाठ्यगत प्रश्न को डिस्कस करेंगे। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाकी सेशन कैसा लगा ये भी मुझे जरूर से जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू क्लास।